हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग यूपी पीजीटी मैथ्स 2021 का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये इसका लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी में संभावित है। ठीक है, क्योंकि उसकी चर्चाएं बड़ी जोरों पे हैं। तो ये एग्जाम आपका जल्दी ही होगा, तो इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और एकदम टू द पॉइंट आप जो है प्रिपरेशन करिए। उसके लिए आपको उसके लिए जो हम लोगों का चैनल है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं वो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो है आप प्ले स्टोर से ये आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लोगो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, तो ये आप जो है ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आयुष्मान क्लासेस का जो प्ले स्टोर से जो आयुष्मान क्लासेस ऐप है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग आपको कंप्लीट चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है चैप्टर वाइज असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप जो है कोर्सेज जो परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं या आप KVS TGT PGT, यूपी TGT PGT, DSSB TGT PGT या आप किसी भी स्टेट के TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्सेज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ये वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 81, कहा जा रहा द कंपोजिट मैपिंग एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स ऑफ द मैप एफ एंड जी विच आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और दूसरे फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है कि इसका कंपोजिशन निकालिए, मतलब आपसे एफ कंपोजिशन जी की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए बाय द डेफिनेशन एफ कंपोजिशन जी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जी की एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, एफ को जब इनपुट जो भी दिया जाता है तो आउटपुट में क्या देता है, साइन ऑफ इनपुट देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या देगा, साइन ऑफ इनपुट, इनपुट कितना, एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, कहा जा रहा है इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट a कॉमा बी मेक्स एन एंगल 3 पाई बाई 4। ठीक है, जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाता है, 3 पाई बाई 4 बनाता है। तो नॉर्मल के स्लोप को हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉर्मल के स्लोप को हम लोग लिखते हैं -1/dy/dx। ठीक है, ये हमारा होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कितना दिया जा रहा है, वो 3 पाई बाई 4 एंगल बनाता है। ठीक है, तो स्लोप को हम लोग कैसे लिखते हैं, टेन टेन थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो टेन ऑफ कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, और टेन 3 पाई बाई 4 कितना होता है, -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1 है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन एफ डैश ए इज इक्वल टू व्हाट। एफ डैश ए का मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, dy/dx होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमको dy/dx कितना मिलने वाला, 1 मिलने वाला है। अब हमें कहा जा रहा है कि इस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, किस पॉइंट में निकालिए, ए पॉइंट में निकालिए। तो चूंकि ये ए से इंडिपेंडेंट है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, ये कॉमन कैटनरी का क्वेश्चन है, बीएससी का पार्ट है। कदर इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटनरी। ठीक है, एक कॉमन कैटनरी सबसे पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ फिगर भी बनाते रहेंगे। कह रहा है कि एक कॉमन कैटनरी है। ठीक है, इसके किसी पॉइंट पी पे सबसे पहले नॉर्मल खींच रहा, तो पहले हम टेंजेंट बना दिए। अब इसके बाद हम एक नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल खींच दिया हमने, ये पॉइंट पी है। कहा जा रहा है इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटनरी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कौन सा होता है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसी को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स से कहाँ पे मिलता है, क्यू पे मिलता है। ठीक है, क्यू पे मिलता है। तो कहा जा रहा है कि एंड रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना होता है 3/2, और डिवाइडेड बाई कितना होता है d2y/dx2, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन कैटनरी मीट्स द डायरेक्टरी साइड क्यू, ठीक है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैटनरी एट पी, देन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल आपसे पूछ रहा है, पी क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको मालूम होगा। तो फार्मूला हमारा ये होता है पी लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉमन कैटनरी के लिए इक्वेशन क्या होता है, कॉमन कैटनरी का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x बाई सी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x बाई सी। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी का कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और x बाई सी को करेंगे तो फिर से 1/c आएगा, तो 1/c सी को कैंसिल कर देगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये c बाहर पहले से था, 1/c और आएगा तो कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू की भी जरूरत पड़ेगी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल लेते हैं हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारे पास आ जाएगा 1/c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, 1/c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी आ जाएगा। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ये था, अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक c कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पी क्यू की बात करें, हमें सबसे पी क्यू के बारे में पूछा गया था, तो इक्वेशन 1 में से हम लोग पी क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू कितना y कितना है, y कितना सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा c टाइम्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x बाई सी, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हुआ है साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, ये टोटल मिला कितना आ जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी आ जाएगा, और c कॉस हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई सी किसके बराबर, रो के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू का लेंथ कितने के बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको निकालना हो अप टू 20 स्क्वायर तक, अगर एक एक वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तब तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक जुगाड़ करते हैं कि अगर इसको 1 से स्टार्ट करना हो तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना मैं ऐड कर देता हूँ, और इसके साथ कंटिन्यूटी आ जाएगी, कितना 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक 20 स्क्वायर तक, तो 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हो गया। अब जितना ऐड किया था मैं उतना सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इतना सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। अब देखिए 1 से लेकर n तक के स्क्वायर का एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 20 है, कितना जगह 20, फिर n प्लस वन कितना जगह 21, 2n प्लस वन हमारे पास कितना आ जाएगा 41, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6, 41 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6, माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 70 इंटू 41, ठीक है, 70 इंटू 41 माइनस कितना आ जाएगा 30, तो कुल मिलाकर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 2870, और माइनस कितना आ जाएगा 30, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2840, मतलब 2840। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 वेक्टर से लिया गया है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी कितना होगा। अब देख, एक हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इसको हम लोग लैग्रेंज आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी दिया हुआ, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है।
तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9 25 से 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25। तो राइट हैंड साइड में 625 और -25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए डॉट बी का होल स्क्वायर कितना मिल गया, टोटल 600 मिल गया। ठीक है, तो मुझे निकालना है ए डॉट बी, तो यहाँ से ए डॉट बी मेरा कितना आ जाएगा अंडर रूट 600 और अंडर रूट 600 को 10 रूट 6 लिखा जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला। ठीक है, अगर देखिए जो हाइपरबोला के जो फोकस होते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें, ये हाइपरबोला हमारा हो गया, इसका एक फोकस हो गया हमारा ये, और यहाँ पे एक फोकस हो गया ये। इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो और इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है ट्वाइस ए ई। ठीक है, तो कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोकी यहाँ पे हाइपरबोला इज 16। इसका मतलब मुझे दिया हुआ है कि ट्वाइस ए ई इज इक्वल टू 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए ई मुझे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2। इसेंट्रिसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ई की वैल्यू कितनी है √2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज व्हाट। देखिए हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे ए और बी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में 2 से मैं अगर डिवाइड कर दूँ कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4√2 मिल जाएगा। ए इज इक्वल टू 4√2 मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। ठीक, अब ए बी और ई में एक रिलेशन होता है हाइपरबोला के केस में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर भी हमारे पास कितना है 32 है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर मैंने कहाँ से पुट किया था, इक्वेशन 1 से पुट किया था। ठीक है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32। तो कुल मिलाकर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 32। तो ए स्क्वायर भी 32 आ गया, बी स्क्वायर भी 32 आ गया, दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1, सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे हम पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए इसको थोड़ा ढंग से लिखे अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू कितना है वाई है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू ये पी है हमारा है और ये हमारा क्या है क्यू है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर की बात करें तो ई की पावर पी कितना है 1 बाई एक्स और डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ से ई की पावर लॉग एक्स, आंसर कितना आएगा एक्स आएगा। ये तो लॉग का फॉर्मूला ही आपको मालूम है। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स आ गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं डी एक्स लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x है, तो x इंटू वाई हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, q की वैल्यू कितनी हमारे पास है एक्स स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना x है डी एक्स और प्लस सी। तो ये कुल मिला के राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, और लेफ्ट में हमारे पास कितना है एक्स वाई है। ठीक है, अब देखिए ये जो कर्व है जो आया है वो ये 1 1 से पास होता है। इसमें हम रख देते हैं एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस सी। यहाँ से c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाई 4 और प्लस कितना मिलेगा 3 बाई 4 मिलेगा। 4 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँ तो कितना मिल जाएगा 4 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और प्लस 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड belongs to R cube such that x plus y minus z is equal to 0 is a subspace of vector space R cube then dimension of W is equal to 1। देखिए डायमेंशन ऑफ W निकालना है तो एक तो आसान तरीका पहले मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी वेक्टर सब स्पेस का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो देखिए ये वेक्टर कहाँ से आ रहा है, आर क्यूब से आ रहा है। तो आर क्यूब का डायमेंशन कितना होता है 3। अब इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन दी गई, फिलहाल कंडीशन एक ही है तो ये कंडीशन तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे जितनी कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन दी होती है उतना माइनस कर देते हैं। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायमेंशन इसका 2 हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए डब्ल्यू में जो भी वेक्टर आएगा वो किस टाइप का आ रहा है, एक्स वाई जेड टाइप का आ रहा है, ठीक है। और सच दैट एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो भी इसका वेक्टर है इसको लिखने के लिए 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, एक्स वाई और जेड की। इसीलिए आर क्यूब का जो डायमेंशन था वो कितना था, 3 था, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन का भी हम थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो आपकी बात देखिए डब्ल्यू को मुझे लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका वेक्टर में लिखूंगा एक्स कामा वाई और जेड की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, एक्स कामा वाई लिख दूंगा। इसका मतलब डब्ल्यू का कोई भी वेक्टर लिखने के लिए सिर्फ मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। सिर्फ मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। इसलिए मैं इसका डायमेंशन कितना लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों तरीके से आप इसका डायमेंशन को निकाल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन करें तो वो कितना आता है, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन आता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें भीतर ब्रैकेट में यही चीज लिखी गई है। तो ब्रैकेट वाली चीज को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और उसके ऊपर कितना लगाया गया, माइनस n लगाया गया है। मतलब कुल मिलाकर जो एक्सपेंशन मुझे दिया गया है वो कितना है, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, 2n। अब कहा जा रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 2n में एक्स की पावर n का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा। जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई के पावर r, ठीक है। ये किसके एक्सपेंशन में, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2n है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 2n ठीक है। क्योंकि मुझे 2n सी आर कर देते हैं, 2n सी आर और x जहाँ पे कितना है हमारे पास 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। और y के जहाँ कितना मेरे पास x है, x की पावर r। तो मुझे कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर n का निकालना है। तो मैं इसमें r इज इक्वल टू n पुट कर देता हूँ। कितना आ जाएगा, ट्वाइस एन सी एन और x की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो कितना, 2n है। अब अगर 2n को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब 2n का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो 2n का फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मतलब 89। आप 89 का जो बी ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कहा जा रहा है द इक्वेशन एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर एच इज नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, अगर ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, h(x(y) और प्लस g(x) और प्लस f(y) इज इक्वल टू सी। इसको अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर आप कंपेयर कर लिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या a है, मान लीजिए कैपिटल A का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल H और यहाँ पे कैपिटल B, कैपिटल G का इस्तेमाल कर देता हूँ, कैपिटल F का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। और कैपिटल C का इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में भी स्मॉल दिया हुआ है तो मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए होता है। फिलहाल एक्स स्क्वायर का कोई टर्म इस गिवन इक्वेशन में है ही नहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से आप कंपेयर करते जाएंगे तो बी की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। कैपिटल एच आपको कितना मिलेगा, h/2 मिलेगा, ठीक है। और कैपिटल जी आपको कितना मिलेगा, g/2 मिलेगा। और फिर आपको जी हो गया, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f/2 हो जाएगा। और कैपिटल सी कितना आ जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें अगर अगर आप रखेंगे, इसको कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए।
मतलब ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। इसमें अगर ये वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा GF प्लस CH इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 कहा जा रहा है इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना मिलता है 0 तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कहा जा रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए की एक कैसी मैट्रिक्स होगी। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एक फार्मूला आपके पास होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 0 है, तो 0 इंटू आई कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। जीरो मैट्रिक्स मतलब एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कहा जा रहा है इफ x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x देन x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जब भी आपको फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया गया हो, जिस चीज का डिफ्रेंसिएशन करना वो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो वहां पे हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे y लॉग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x लॉग y। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन कितना हो जाएगा, log y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ पे है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेता हूँ। तो ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, log x और माइनस कितना मिलेगा, x बाई वाई। और बाकी चीज़ों को मैं राइट में भेज देता हूँ, तो राइट में कितना हो जाएगा, log y और माइनस कितना हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, वाई लॉग एक्स और माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, वाई, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके अगर लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स और एक्स बाई वाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स लॉग वाई माइनस वाई। ठीक है, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। 93 में कहा रहा है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये गामा फंक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट टी मिलेगा। डिफ्रेंशिएट करें अगर इसको हम लोग, तो डी एक्स इज इक्वल टू रूट टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/2 रूट टी, मतलब 1/2 और टी की पावर कितना मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, और डी टी मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू इतना डी टी मिल जाएगा। अब देखिए जब हमारा लोअर लिमिट कितना है, x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए जो x स्क्वायर इज इक्वल टू टी वाला सब्स्टिट्यूशन किए। और जब x कितना इन्फिनिटी है, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को x माइनस एक्स स्क्वायर का आपने कितना बोला था, टी बोला था, तो कितना था, e की पावर माइनस टी इंटू 1/2 और t की पावर कितना हो जाएगा, -1/2, e की पावर -1/2 और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 1/2 को मैं अगर बाहर ले लूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी और कितना मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस टी इंटू कितना मिलेगा, t की पावर -1/2 और dt मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको गामा फंक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए गामा एक्स जो होता है, गामा एक्स, एक मिनट थोड़ा गामा का सिंबल मैं बढ़िया से बना दूँ। जो ये गामा एक्स होता है इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, गामा एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर x माइनस वन, टी की पावर x माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें हम गामा एक्स के जगह पे अगर मैं एक्स के जगह पे कितना रख दूं, 1/2 रख दूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी और टी की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 -1 मतलब -1/2 और ई की पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा। तो जरा इसको 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। तो जो 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो आई हमारा कितना बन जाएगा, 1/2 और कितना मिल जाएगा, गामा 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, गामा 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, जो गामा 1/2 है हमारा वो कितना मिल जाता है, गामा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रूट, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, अंडर रूट पाई हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट पाई हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग
आर कुछ ऑपरेशन को लगा दें, अगर हम R4 माइनस R3 लगा दें और R3 को लगा देते हैं R3 माइनस R2 लगा देते हैं और फिर यहाँ पे लगा देते हैं R2 को R2 माइनस R1 लगा देते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले R4 पे लगाना है R4 माइनस R3, ठीक है, R4 पे लगाना R4 माइनस R3, तो R4 माइनस R3 करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना मिलेगा 7, फिर यहाँ पे 25 माइनस 16 कितना मिलेगा 9, 7 9 11, 7 9 11 और कितना मिलेगा मुझे 7 9 11 13 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं R3 माइनस R2 करूँ तो 9 माइनस 4 कितना मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा 5 7 9 11, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 5 7 9 मिलेगा। और फर्स्ट रो में कितना मिलेगा मुझे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कितना मिलेगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब की बात देखिए, फिर से मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R4 को लगा देता हूँ R4 माइनस R3 और R3 पे लगा देता हूँ R3 को लगा देता हूँ R3 माइनस R2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा R4 और R3 में लिखता हूँ, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 2 और 2 मिल जाएगा। और किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो बराबर हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, तो इसका नन ऑफ द एबव ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, कहा जा रहा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वाई। तो देखिए ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो पहले साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को ओपन करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम लोग थोड़ा और ढंग से लिखें तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू ई की पावर आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कितना आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए हम लोग को पता होता है कि ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कितना होता है कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, मतलब ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब यहाँ पे की पावर आयोटा थीटा लगाऊंगा, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो ई की पावर आयोटा थीटा कितना था कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है कॉस ऑफ कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा हो गया और प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस आयोटा और साइन थीटा समथिंग आएगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो यही है और रियल पार्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ इसका कि रियल पार्ट ऑफ व्हाट ई की पावर साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कितना आ जाएगा ये बाहर है ई की पावर साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई और इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स और साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि जेड एक ऑपरेशन दिया हुआ गया है, उसके साथ किस तरीके से डिफाइंड है, जेड का सेटअप इंटीजर्स है, उस पर एक ऑपरेशन दिया गया ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन वेर ए बी बिलोंग्स टू जेड इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ये ग्रुप है ए डैश, इसका ए का इनवर्स है, तो पूछा जा रहा है ए डैश की वैल्यू क्या होगी। तो ये किसी भी ग्रुप में जो है अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालना तो सबसे पहले उस ग्रुप की आइडेंटिटी हमें पता करनी पड़ती है। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, किसी भी एलिमेंट पे अगर ई को ऑपरेट करवाएं अगर ए आए तो ई को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इस जो क्वेश्चन में दिया गया है डेफिनेशन ए स्टार बी, इसमें अगर हम लोग ए स्टार ई लगा दें तो मुझे क्या मिलेगा, स्टार का मतलब जो भी ऑपरेशन वहाँ पे कंपोजिशन दिया कंपोजिशन ऐसे लगा दीजिए, तो ए स्टार ई डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा ए प्लस ई प्लस वन आएगा। और हम लोग ने कहा कि अगर ई आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ए रख दिया यहाँ से ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, इसका मतलब आइडेंटिटी कितनी होगी -1। अब देखिए अगर ए डैश इसका इनवर्स ए का इनवर्स है तो इसका मतलब इस एलिमेंट में अगर ए डैश को ऑपरेट करवाया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी कितनी है मेरी -1 है, ठीक है। तो डेफिनेशन में लगाइए, तो ए प्लस ए डैश प्लस वन इज इक्वल टू कितना है -1। तो आपसे पूछा जा रहा है ए डैश कितना आएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -a और -2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97 कहा जा रहा है कि जीरो, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर x की पावर 7 है, तो मुझे देख के लग रहा है कि मुझे सब्सटीट्यूशन x की पावर 8 को मानना चाहिए।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट x की पावर 8 इज इक्वल टू टी, यहाँ से 8x की पावर 7 dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। मतलब x की पावर 7 dx मेरे पास कितना मिल जाएगा, dt बाई 8 मिल जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, पहले जब x 0 है तो t 0 हो जाएगा, जब x 1 है तो t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x की पावर 7 dx को मैं लिखूंगा dt बाई 8, तो 8 को तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 16 को मैं टी स्क्वायर लिख दूंगा। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका फार्मूला, tan इनवर्स टी का फार्मूला है। तो यहाँ से tan इनवर्स टी कितना आ जाएगा, 0 to 1। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 4 के, माइनस tan इनवर्स 0 0 के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पाई/32 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए स्फीयर का इक्वेशन निकालना जो कि ओरिजिन से पास होता है और मेकिंग एन इंटरसेप्ट 135 ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई स्फीयर 1 यूनिट का अगर इंटरसेप्ट कट करेगा, जैसे मान लिया थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ, मान लिया स्फीयर है ये, अगर एक्स एक्सिस से इतना इंटरसेप्ट कट करेगा, ठीक है, तो यहाँ का जो वो किस पॉइंट से पास होगा, वो 1 0 0 से पास होगा। अगर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पे ऐसे इंटरसेप्ट कट करता है, ठीक है, 1 यूनिट का, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 0 0 होगा। इसका मतलब जो हमारा स्फीयर है वो 1 0 0 0 0, फिर 1 0 0, वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कट करता है, 3। इसका मतलब 0, 3, 0 से पास होगा। और जेड एक्सिस से 5 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, मतलब 0, 0, 5 से पास होगा। तो अब आपको ऑप्शन से ये चेक कर लेना है कि ये कौन सा स्फीयर ऐसा है, स्फीयर का ऐसा कौन सा इक्वेशन जो इन चारों पॉइंट से पास होता है। देखिए अगर हम लोग 0 0 की बात करें तो 0 0 से लगभग लगभग मुझे लग रहा है सभी सेटिस्फाई करवा हो जाएंगे। 1 0 0 की अगर बात करें तो 1, पहले पुट करें तो 1 0 0। देखिए ये 1 0 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 इज इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, ये गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा। जो चारों पॉइंट से क्या होता होगा, चारों पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, फटाफट। कभी कभी हमें क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगे तो यहाँ पर आप स्पीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद चारों पॉइंट पुट करेंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारे अननोन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। उससे बेटर तरीका ये है कि चारों पॉइंट्स को आप सेटिस्फाई करवा लें, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें जीरो की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपको चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है जी बी a group of order 30 and let a and b be the normal subgroup of order 2 and 5 respectively। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि इफ ए एंड बी आर द फाइनाइट सब ग्रुप। ठीक है, अगर ए और बी फाइनाइट सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर ऑफ बी और डिवाइडेड बाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज A intersection B is a subgroup of A as well as subgroup of B। और लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो किसको डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को, एज वेल एज ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B इसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना, 2 है और 5 है। इसका मतलब 2 और 5 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका जो मतलब सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना पड़ेगा। जीसीडी ऑफ 2, 5 वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ बी कितना, 5 है, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना ऑर्डर ऑफ जी बाई ए बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए बी। और ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ ए बी आपने अभी 10 निकाला, तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 कहा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए रेस बाय 3 रेसर्स पी क्यू आर आर 1/3, 1/4 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विन द रेस इज व्हाट। तो देखिए अगर उसमें से कहा जा रहा है ए बी ना जीते मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी भी ना जीते मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और सी भी ना जीते मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी डैश, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, और पी ऑफ सी डैश निकालना पड़ेगा। मतलब ए भी ना जीते और बी भी ना जीते और सी भी ना जीते। तो ए के जीतने का चांस 1/3 है, तो हारने का चांस कितना होगा, 2/3 होगा। और बी के जीतने का चांस 1/4 है, तो हारने का चांस कितना होगा, 3/4।
और सी के जीतने का चांस 1/5 है, तो हारने का चांस कितना होगा 4/5। तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2/5। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।